हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश। और साथियों, आज हम अपने केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने पूरे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को ख़त्म कर दिया है अपने इस बिलियन एजुकेशन चैनल पे। साथ ही साथ हमने बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी कंप्लीट किया है। और अगर आप नीट और जेई को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी उसके लिए भी प्लेलिस्ट है। तो साथियों, अगर आपको नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके हमारा बिलियन एजुकेशन का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इंडिकेट द फैक्टर ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मेजर्ड। अब जरा देखिए, आयनिक कंपाउंड बनता कैसे। पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, NaCl, उससे आपको एक्सप्लेन करता हूं। NaCl है, अब ये कैसे बना होगा। Na कन्वर्ट हुआ Na प्लस प्लस E माइनस। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा देखिए, Cl एटम होगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना देगा? Cl माइनस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फिर तीसरा, जब Na प्लस और प्लस Cl माइनस दोनों कंबाइन होके NaCl देंगे और इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। तो तीनों पैरामीटर आपको मैं बता देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, मतलब जो मेटल एटम है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। ओए, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो कटायन कैसे बनेगा? और कटायन नहीं बनेगा तो अनायन अट्रैक्ट किससे करेगा? समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जितना ज़्यादा हीट निकलेगी अपना कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और लैटिस एनर्जी भी हाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर हैं जिसे मैंने यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे दिया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन। कितने आसानी से कटायन और अनायन बनते हैं। और ये क्या इंक्लूड करता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और कटायन टू अनायन रेशियो। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। तो याद रखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। समझ में आया? जी हाँ, फेंटाबुलास्टिक, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन का है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर BF2 AlCl3 LiCl CaCl2 एंड NaCl। पहले तो आप लैटिस एनर्जी को जान लीजिए। लैटिस एनर्जी को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। कहाँ पे? ये जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर का जो नॉर्मल वीडियो है ना, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। तो जाके पहिले उधर देख लो. ये बाबा, पहिलं शिकायचं लॅटिस एनर्जी, त्याच्यानंतरच काहीतरी करायचं. हे कळणार नाही तुम्हाला. आधी लॅटिस एनर्जीचं प्रॉपर नॉलेज घ्या, नंतर हे कळेल. बाकी जे आन्सर आहे ते मी इथे दिलंय. हे बघा, इथे आन्सर दिलंय. सर्वात जास्त कोणाचं? ॲल्युमिनियमचं. सर, ॲल्युमिनियमचा लॅटिस एनर्जी जास्त कशाला? कारण कि एल्यूमिनियम +3 है। अरे, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है बबुआ, और बेरिलियम के ऊपर +2 है। सर, +2 तो कैल्शियम के ऊपर भी है, लेकिन देखो ना, इधर बेरिलियम और फ्लोरीन है, दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? और कैल्शियम के साथ क्लोरीन है। क्लोरीन जो बोलते हैं ना, साइज में बड़ा होता है क्लोरीन अनायन के कंपेयर में, तो उसका अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता। नो डाउट लैटिस बहुत स्ट्रांग बनती है। फिर LiCl और सबसे लास्ट में आ जाता है NaCl। ओके, तो सबसे ज्यादा AlCl3, फिर BeF2, फिर CaCl2, फिर LiCl और फिर NaCl। समझ में आया? उसका रीजन भी दिया गया है। द एनर्जी यूज टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड एंड कन्वर्ट इनटू गैसियस आयन इज नोन एज लैटिस एनर्जी. Lattice energy is also known as energy release when gaseous ion combine to form ionic solid. मतलब जब Al3+ और 3Cl माइनस कंबाइन होंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी दिए होंगे। आप खुद ही सोचिए ना, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 क्लोराइड आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कितना भयंकर एनर्जी उसने रिलीज किया हो। समझ में आ रहा है? भयंकर मतलब सबसे ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। गिव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर इन SF6। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का जो अटॉमिक नंबर है, the atomic number of sulfur is 16. So how can you classify it? 286. So this is sulfur. Arrange the 6 electron around it.
This is 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4, 5 and 6. So total there will be 6 fluorine atom, but they arrange in a particular way. Okay, ऐसे ही नहीं, कैसे भी नहीं अरेंज हो जाते, देखो ऐसे अरेंज होते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। इसका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल साथियों। बट हमको तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो हम तो वही देखेंगे। तो ये देखिए सल्फर के इलेक्ट्रॉन को मैं पिंक कलर से दिखाता हूँ, डार्क पिंक। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन, बट उसने येलो कलर के इलेक्ट्रॉन भी तो शेयर किए हैं फ्लोरीन के, तो 6 उसके और 6 येलो फ्लोरीन के, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 पेयर। SF6 में सल्फर के अराउंड 6 पेयर होती है, यही SF6 का स्ट्रक्चर है। अगर कोई पूछे इसका ज्योमेट्री क्या है तो बोल देना ये तो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। समझे? थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया, पर टेंशन नहीं लेवानो। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, जस्टिफाई। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, और ऑर्बिटल डायरेक्शनल होती है। जैसे ये देखिए, अगर पी एक्स ऑर्बिटल ले लिया तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, पी वाई ले लिया तो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये किसी एक एक्सिस के अलोंग होता है। जबकि आप आयन की बात करो तो आयन का जो फोर्स होता है वो 3 डायमेंशन होता है, तीनों डायमेंशन में। तो उसे बोलते हैं इसका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब जैसे मान लो एक मैंने टेनिस बॉल ले लिया और पूछा ये टेनिस बॉल किस साइड से मोटा है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। ठीक उसी तरह से समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्फेरिकल है और स्फेरिकल में हम डायरेक्शन नहीं बता पाते। बाकी आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बिकॉज द शेप ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, जिसी को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। आया समझ में? ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the interacting forces present during the formation of a molecule of a compound? Interacting forces कौन कौन से होते हैं जब एक कंपाउंड बनता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे दो आटम कंबाइन हो रहे हैं, मान लीजिए ये A है और ये B है। नो डाउट A का न्यूक्लियस होगा, B का न्यूक्लियस होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। न्यूक्लियस ऑफ A, न्यूक्लियस ऑफ B, कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा? न्यूक्लियस ऑफ A, इलेक्ट्रॉन ऑफ B, न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये सारे इंटरैक्टिंग फोर्स हैं, और आगे चल के यही क्या बन जाते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। कोई ए इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ए बी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या फिर ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दे। तो अलग अलग टाइप के भी फोर्सेस आ सकते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा एकदम सिंपली, ये देखिए। ओके, इसकी पीडीएफ हमारे बिलियन एजुकेशन टेलीग्राम लिंक पे है। ओके, टेलीग्राम पे उसका लिंक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये देखिए, बड़ा सब कुछ डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव द टाइप ऑफ ओवरलैप बाय गिव द टाइप ऑफ ओवरलैप बाय विच पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है। इससे बनता है साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ये पी ऑर्बिटल से भी बन सकता है और डी ऑर्बिटल के भी साइडवेज से बनता है। ये देखिए, ये डी ऑर्बिटल का साइडवेज है। तो ऑर्बिटल गड़बड़ाई गई, तो थोड़ा मिटाए देते हैं और फिर अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए, ये साइडवेज ओवरलैप हो गया किसका? डी ऑर्बिटल का, और ये भी पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसको डी पाई पी पाई बोलते हैं, सॉरी डी पाई बोलते हैं। ओके, ये भी एक टाइप का पाई बॉन्ड है। साइडवेज ओवरलैप याद रखना। अगर हेड ऑन ओवरलैप होगा तो क्या होगा? सिग्मा होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। ओके, जैसे इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, मीथेन से एक्सप्लेन करता हूँ। इससे मीथेन से, तो ये देखिए कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कुछ इसके ऐसे होंगे, ये देखिए। फिर आएगा एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक यहाँ पे जंप करेगा,
सर एक्साइटेड स्टेट कब आता है? जब कार्बन के पास कोई आता है, मतलब हाइड्रोजन एटम, चार चार हाइड्रोजन एटम अलग अलग डायरेक्शन से कार्बन को अप्रोच करेंगे और उसी अप्रोच से एनर्जी निकलेगी और वही एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट होगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सारी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। दैट इज, ये देखो चार बन गया, 1 2 3 4। कितनी, कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप हुई आपस में, मिक्सिंग रिकास्टिंग हुआ उनका? एस, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल, तो हर एक बन जाएगी sp3 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 और sp3। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, ऑर्बिटल का होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? ऑर्बिटल का। और वो भी वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद सारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है सबकी एनर्जी सेम होती है। ये देखिए ये सबकी एनर्जी सेम है और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो इक्वल होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग और रिकास्टिंग में जाएंगी। तो इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे? ये देखिए 1 2 3 4। समझ में आया? और एक इंपॉर्टेंट चीज, हाइब्रिडाइजेशन में जो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होता है उसके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल जाती हैं उनके बीच का एनर्जी गैप कम होना चाहिए। जैसे 1s और 2s के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा है तो 1s हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता, मतलब मिक्सिंग रिकास्टिंग में नहीं जाता। समझ में आया? ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और ये हमने लिख के आपको दे दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। Bf2 का यहाँ पे देखिए, Bf2 का बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। अब ये ग्राउंड स्टेट में है बेरिलियम, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा बेरिलियम? यहाँ पे 2p भी होगा। ओके, तो 1s2 2s1 2p1, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट हो गया इसका। अब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिक्सिंग रिकास्टिंग में जाएंगे और ये लोग sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल। कितना सिंपल फॉर्मूला है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, यहीं पे लिख देता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसमें से माइनस करना है आपको इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ओके, याद रखना इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर नेगेटिव आ रही है तो आपने कुछ लोचा किया है और अगर जीरो आ गई मतलब वो बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं होता, मतलब वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं होता। समझ में आया बबुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। देखिए वीएसईपीआर थियरी के हिसाब से ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। एंटी बॉन्डिंग 2p की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ में आ रहा है? सर वो तो 2p रही ही नहीं जाएगी, जो भी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको चाहिए तो आप थियरी की वीडियो को वापस रिपीट कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी लिख के दिया गया है। यहाँ पे देखो F unpaired electrons. So liquid oxygen does not stick to magnet. Molecular orbital is a better at explaining the behavior. ठीक है, याद रखना। तो जो O2 है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। Why do you, what do you mean by formal charge? Explain the significance with the help of suitable example. चलिए suitable example से इसे explain करते हैं। फॉर्मल चार्ज होता है डिफरेंस, ये होता है डिफरेंस किस चीज का? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलॉटेड इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चलिए इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक्सप्लेन करता हूं ओजोन के स्ट्रक्चर से। तो ये देखिए ओजोन, ये ऐसे हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ये 1 ये 2 ये 3
ये 4, ये 5 और ये 6। समझ में आ रहा है? चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए इसके देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ओके, ये ओज़ोन का स्ट्रक्चर है। और भी बन सकता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस है, तो ये ऐसे भी एग्ज़िस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को अलग कलर से दिखा देंगे यहाँ पे। ऐसे हो गया ये, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब जरा देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पहले कितनी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके कितने हैं? s के 2 और p के 4, टोटल 6। ओके, तो ऐसे टोटल कितने ऑक्सीजन हैं? 6, तो 6 3 जा 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, बाकी के 2 किधर गए? समझ में आ रहा है? मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ? 6 12 18, 2 2 4 और ये 2 6। तो और एक यहाँ पे भी होगा। जी हाँ, यहाँ पे भी होगा। देखिए अब बराबर हो गया और इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें ओज़ोन का फॉर्मल चार्ज बताऊँगा कैसे आता है। ठीक है? चलिए कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, दोनों आइडेंटिकल ही हैं। ओके? मतलब ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। मैं पहले वाले में एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। बाकी आप इसके लिए खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे चलिए देखिए, ये ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको शेड नहीं गिनने, तो 6 हैं। फ्री स्टेट में भी 6 होते हैं और ऐसे भी 6 हैं, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। अब जरा इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक कम है तो इसके ऊपर आएगा +1। और इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। आ गया समझ में? तो यही फॉर्मल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये डिफरेंस बताता है कि वो जब एटम फ्री स्टेट में होता है तो उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वो कंबाइंड स्टेट में आता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फॉर्मल चार्ज का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर friends so that even they can upgrade their knowledge. So keep watching our videos. See you next time. Bye bye.